चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सैयद जरीन खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, दानिश अजीज जुड़ रहे हैं एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जरीन, आपसे शुरुआत करता हूँ। पर आपके पूर्व सांसद की मैंने बाइट सुनी है, वो पगड़ी और हिजाब की तुलना कर रहे हैं। मैं नहीं इससे शुरू करना चाहता था, लेकिन ये थोड़ा सा मामला आप लोगों ने पेचीदा फंसाया, इसीलिए ये तुलना ठीक है इस संबंध में? देखिए राकेश जी, फिर मैं कहना चाहूंगी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगले वर्ष चुनाव हैं, और एक चीज कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो भारतीय छात्राओं का, भारतीय युवाओं का जो भारत के शिक्षा मंदिर, भारत में जो शिक्षा पर जो व्यापार हो रहा है, उस पर से जो भरोसा उठ गया, उसको सही करने का काम अगर सरकार करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत में जो छात्र हैं उसमें तो उनका जो भरोसा, जो जैसे अभी इतनी 70 से अधिक जो पर्चे लीक हुए हैं, उसको अगर दुरुस्त करने का काम करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो हिंदू मुसलमान पे जाऊंगी नहीं, मैं तो हिजाब पे जाऊंगी नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात करूंगी। अभी रिसेंटली हुआ है ये, अभी नीट का जो पर्चा लीक हुआ है और तीन बच्चों ने उसमें सुसाइड कर लिया। तो मैं पहले कहना चाहूंगी कि जो भारत की जो शिक्षा नीति है, जो भारत के जो शिक्षा मंदिर, मैं तो शिक्षा मंदिर कहूंगी, जहां से इल्म लिया, जहां से तालीम, जहां से शिक्षा बच्चे लेते हैं, जहां से हिंदुस्तान का युवा तैयार होता है, ये पीढ़ी तैयार हो रही। पहले तो इस सिस्टम को ठीक करने का काम करिए। शिक्षा के नाम पे जो व्यापार चल रहा है, शिक्षा के नाम पर जो एग्जाम्स के जो पर्चे बेचे जा रहे हैं, जो एक अमीर वर्ग के बच्चों को इस तरह के एग्जाम्स में जिता करके, और जो गरीब बेचारा गरीब, जिसमें किसानों के, गरीबों के बच्चे जो अपनी जमीन जायदाद बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या? मैडम सुनिए, उन्हें मिलता क्या? मैडम सुनिए, आपने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कोस लिया, आपने नीट पर तंज कस लिया। पिछले 1.5 मिनट से यही कर रही हैं आप। उस पर शिवम त्यागी विल रिप्लाई। मेरे सवाल पर आइए, क्या पगड़ी और हिजाब की तुलना ठीक है आपके पूर्व सांसद के द्वारा? हाँ या ना? आपको ये बात कहते शर्म नहीं आ रही है? राकेश जी, आपको ये बात कहते शर्म नहीं आ रही? जिन घरों के बच्चे, जिन घरों के जो नीट का अभी जो पर्चा लीक हुआ है, आपको ये बात कहते शर्म नहीं आ रही कि मैं कोस रही हूँ? अरे उन माता पिता का जाकर मैडम आपको शर्म आ रही है? मैडम आपको शर्म आ रही है? मुझे आप सवाल का जवाब देने की बजाय बहुत सीधे साधे मुझे शर्म आने की सीख दे रही हैं। आपको शर्म आ रही है कि आपकी पार्टी में एक राय नहीं है? कोई आपकी पार्टी का प्रवक्ता उठकर ब्राह्मणों को गाली दे देता है, कोई आपकी पार्टी का प्रवक्ता उठकर किसी समुदाय को कुछ कह देता है। आज आपकी पार्टी के एक पूर्व सांसद उठकर अगर हिजाब और पगड़ी की तुलना कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? आप इस सवाल से बचकर भागना क्यों चाह रही हैं? या तो कहिए कि आपकी पार्टी के पूर्व सांसद ने गलत कहा, एसटी हसन को ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए थी, या तो आप कह दीजिए। नहीं तो मैडम इस पर जवाब तो देना पड़ेगा, इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, हमारी पार्टी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम शिक्षा की जो शिक्षा की आपकी पार्टी के सारे बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देते हैं? मैडम एक बात बताइए, आपकी पार्टी के सारे बयान क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देते हैं? अलग अलग चैनलों पर डिबेट में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठने जाते हैं? प्रवक्ता किस लिए होते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जगह नहीं हो सकते, वो नीतियां तय करते हैं, उसके हिसाब से पार्टी चलती है, और उन नीतियों को बताने का काम पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता ब्राह्मणों को गाली दे चुके हैं, अब उनके लिए बुरा भला कह चुके हैं। क्या बात कर रही हैं? आपकी पार्टी के एक बड़े नेता आपकी पार्टी में रहते हुए रामायण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। आप क्या बात कर रही हैं? बोलिए। हमारी, देखिए, पहले तो मैं आपसे, इससे पहले भी मैं डिबेट में कह चुकी हूँ, हमारी पार्टी में ऐसे अश्लील अल्फाजों की कोई जगह नहीं ना। और अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की उनकी सौम्य जुबान देखिए, क्यों कितनी शालीनता से बात करते हैं। तो हम तो उन्हीं को ही अपना आइडियल मानकर चल रहे हैं। तो हमारे आइडियल तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। सुनिए जरीन जी, एक छोटी सी बात मैं फिर शिवम के पास जा रहा हूँ। देखिए, अखिलेश जी के सौम्यता पर यहाँ पर बहस नहीं हो रही है। वो आराम से अपनी बातें कहते हैं, उनकी अपनी एक शैली है, उसको लोग पसंद करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, इस तीनों में एक ड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना? अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या देखिए,
ड्रेस की बात हो ही रहा है आपकी तब पार्टी आएगी जब अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। भरोसा वापस अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप, मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मेहनत का मैं ये कह रहा हूँ, मैडम सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, स्कूलों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, बच्चे कहाँ मेहनत? मैडम स्कूलों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ? क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और है क्यों नहीं है? स्कूल्स में है तो उसमें हिजाब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल है। उसमें हिजाब या किसी हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? मैं हिजाब और मैं देखिए अभी कोई ऐसा तैयार होकर तो आया नहीं कि ये पहनना है ये नहीं पहनना। अभी तो आप एक मुझसे नॉर्मल, आप मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। अभी ये थोड़ी ना कि हिजाब पहन के आना चाहिए, ये तो आप मौलाना से। चलिए शिवम त्यागी 5 से 6 मिनट मैंने उनके ऊपर, मैं तो कहूंगा इन्वेस्ट किए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक जवाब आया नहीं। ड्रेस कोड होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, हिजाब पर जवाब नहीं देंगे, हिजाब पगड़ी की तुलना क्यों कर लिया उसका भी जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक ड्रेस कोड होना ही चाहिए। आप जब वहां पर जाते हो कि तो जाति धर्म भेद सब कुछ छोड़कर सब बच्चे एक ही जैसे, एक ही तरह से, एक ही तरह की वेशभूषा में बैठकर जो है वहां पर शिक्षा ग्रहण करें। इसके बनाने के पीछे आधार ही ये है कि किसी का भी सामाजिक आर्थिक जो बैकग्राउंड है उसके रिफ्लेक्शन कहीं भी उसकी पढ़ाई पर, उसकी चीजों पर नहीं पढ़नी चाहिए, ताकि सब समान रूप से पढ़ें और पढ़ाए जाए। मुझे लगता है कि ये चीज सबके लिए बेहद अनिवार्य है। और बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया है राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा, के महामहिम के द्वारा, कि यहां इन सभी संस्थानों में जो है ये होना चाहिए। लेकिन हिजाब अपने आप में एक परेशानी है भाई। 2022 में जो कानून हमने कर्नाटक में बनाया था उसको आकर कांग्रेस की सरकार ने अभी कर्नाटक में पलट दिया है और उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है फिर से स्कूल में होना चाहिए। आप शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हो और हिजाब और पगड़ी की कोई बराबरी नहीं है। हिजाब में, पगड़ी में कुछ कवर नहीं हो रहा है। वो उनकी एक सांस्कृतिक पहचान है, एक धार्मिक पहचान है जो हमेशा से चली आ रही है और जो मैंडेटरी है और जो सब करते हैं। इसके परस्पर अगर आप दूसरा देखें, मैं तो कहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद के जिनको सब मानते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, पूरा मुस्लिम धर्म उनको मानता है, उनके 37वें जो डिसेंडेंट्स हैं आप उनको देखिए, क्या वो हिजाब पहने हुए हैं? नहीं। क्या इस तरह की कोई प्रथा वहां पर फॉलो हो रही है? नहीं। तो मतलब जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं वो इसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की चीजें एक बच्चे पर थोपना चाहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कर किस लिए रहे? क्योंकि राजनीति करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। तो कहां से शुरू किया जाए? यहीं से शुरू कर दिया जाए। क्या करें? बच्चों के स्कूलों में ही राजनीति शुरू कर देते हैं। इस छोटी मानसिकता से उबरना चाहिए कहीं ना कहीं, और इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और रही बात ड्रेस कोड की, ये होना चाहिए, है और होकर रहेगा। इसमें किसी तरह का लाग लपेट किसी को नहीं करना चाहिए। सब बच्चों के लिए शिक्षा है। जब आप स्कूल में जाते हो वहां सबसे पहले शिक्षा है, उसी के लिए वहां पर आप जा रहे हो। वो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विषय है ही नहीं। वो सब एक जैसे दिखे और सब शिक्षा ग्रहण करें। मेरा नाम चेंज करवा दिए, मेरा नाम सैयद जरीन है। आप नाम चेंज करा दीजिए प्लीज। मेरा नाम भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सैयद जरीन लिखिए भाई, ठीक है। हाँ नहीं बोल दिया जरीन जी, बोल दिया। तो कुछ नहीं आ रहा, सैयद जरीन नहीं आ रहा। बोलूं? शिवम भाई बोलिए जरीन जी, जवाब दीजिए शिवम की बात का। सबसे अहम बात यह है कि ये बिला वजह की बातें आप लोग उठा करके सामने ला रहे हो। सही बात यह है कि हर कॉलेज में, स्कूल में, मदरसे में पहले से ड्रेस कोड है, ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अब आनंदीबेन पटेल भी इस लाइन में आ गई कि भाई ये चीज मतलब वो भी पहले से मुख्यमंत्री रही है, अब राज्यपाल हो गई है। जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी की उनकी भी मानसिकता है। मतलब उनको चाहिए कि वो जो सदन है, सदन में जो विधायक होते हैं उनको भी ड्रेस दें। जो सांसद है उनकी भी वकालत करें। वहां योगी जी अलग उसमें होते हैं और बाकी लोग अलग अलग होते हैं। वहां भी लाएं, ड्रेस ही ले आए फिर सब जगह। भाई ड्रेस लाने का बहुत शौक है। पर्दे, आपको हर हाल में हिजाब पर आपको एतराज है।
घुमा के ला रहे हो, हिजाब नहीं होना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने एसटी हसन जी ने कहा है, क्या उन्होंने गलत कहा है कि सिख समाज के लोग जो हैं वो पगड़ियां बांधते हैं। मुसलमानों की जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, मस्तूरात हैं, वो अपना पर्दा ओढ़ती है। स्कूल में जाती है तो पर्दे में थोड़ी ना रहती है। स्कूल में जाती है तो उसको चेहरा अपना खोलती है, दिखाती है, बैठती है। जिन्हें स्कूल और कॉलेज जाना होता है, क्यों इस तरह की बातें ला करके देश का माहौल खराब करना चाहते हो आप? मतलब आप साफ बोल रहे हो कि भाई हिजाब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हिजाब? हमारे धर्म का हिस्सा है हिजाब। रोक लेंगे आप क्या? और इस तरह की दादा राकेश जी, मेरा निवेदन है, मुझे मौका दीजिएगा। इस्लाम और मुसलमान हाँ शिवम बोलिए। पावर, ठीक है आजारी जी, उनके बीच में बोला नहीं, मैं थैंक यू, बोलिए। मैं उनके बीच में बोला नहीं, मुझसे बाद में मौलाना बोले, मुझसे पहले समाजवादी की प्रवक्ता बोली, और उनका मानना है कि स्कूल में हिजाब होना चाहिए, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। समाजवादी की प्रवक्ता यहां पर बैठी हुई है, वो तो पूरे देश के सामने पक्ष रख रही है एक पार्टी का। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने तो हिजाब नहीं पहना हुआ, बच्चियों पर ही थोपना है, कोई थोप रहा है, खुद नहीं पहनना है। अगर इस्लाम का हिस्सा है तो आपने क्यों नहीं पहना, और अगर हिस्सा नहीं है तो मैंडेटरी क्यों है? गजब बात हो गई। मैं तो कहता हूं ना, यहीं पर शुरू करिए। मौलाना कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है, अगर इस्लाम का हिस्सा है तो यहीं से शुरू कीजिए, और अगर नहीं है तो बच्चों पर क्यों थोपा जाए? बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अंबर हो, नहीं करिए ना भाई, करिए ना, अगर करना है तो यहीं से शुरू करते हैं, आज और अभी तक सबके सामने। हिस्सा है पर्दा, नहीं आप रोक। अरे तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बच्ची की समझ डेवलप नहीं होती है। छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, उनको नहीं पता होता क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। माँ बाप बताते हैं उनको, और अगर माँ बाप मानते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है तो यहीं से शुरू हो, और अगर इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या मतलब है इस बात का? इस्लाम का हिस्सा है, कोई तर्क नहीं है। सच ये है कि बिल्कुल शिक्षा के मंदिर में सबको समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। कर रहे हो, बच्चियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाना है लेकिन खुद नहीं पहनना, ये क्या तर्क है भाई? हमें हमारे आप पहुंचा रहे हैं संविधान को, अपने धर्म को, हर चीज को। जरा एक बार जरीन जी और अंबर को भी स्क्रीन पर रखिए। एक बार जरीन जी और अंबर को भी स्क्रीन पर रखिए। एक मिनट अजरी जी, आपने एक बात कही सर, मेरे पास इसका भी एक काउंटर है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपने ज्ञान की रोशनी जरूर डालें, लेकिन उससे पहले जरीन जी, शिवम ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर इस्लाम का ये अनिवार्य हिस्सा है तो ना तो अंबर हिजाब पहन कर आई, ना तो आप हिजाब पहन कर आई, तो बकौल अजहरी जी आप लोग इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। जरीन जी इस पर आप कुछ कहिए, फिर अंबर आपके पास आ रहा। अब मैं बोलूं सबसे पहले बात तो मैं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, और जो इस्लाम के प्रॉपर मानने वाले उनके लिए ये पहनना जरूरी है। ये हमारे कुरान में भी, हमारी हदीस में भी, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। हम नहीं पहनते हैं तो ये हमारी कमी है, इसके लिए हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी नहीं हम हाँ मैं नहीं मानती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी प्रॉपर हिजाब करती है, मेरी बड़ी बेटी प्रॉपर हिजाब करती है, मेरी छोटी बेटी नहीं करती, तो मैंने दोनों को मैंने सच्चे मुसलमान नहीं है। मैं मेरी बात आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने दोनों को दीन सिखाया है। एक बेटी अपने धर्म, अरे यार मुझसे क्यों मुझे बच्चों को उनको परेशान करना चाहते हो आप? क्यों नहीं मानते भाई? आप क्यों नहीं मानते? नहीं 10 सेकंड। आपने कहा कि हाँ ये इस्लाम का हिस्सा है हिजाब, बोल लीजिए नहीं मानते तो हम गलत है। तो जो आदमी खुद गलत है वो दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकता है? दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकता है भाई? ठीक है जरीन जी बताइए। अजहरी जी आऊंगा, एक आपने लाइन खींची है, मेरी बात सुनिए आप, पर दोनों की राय लो। राकेश जी पहले इन्हें चुप कराइए आप, तो फिर हिजाब पहले आप इनको चुप कराइए। ठीक है शिवम भाई, यू मेड अ पॉइंट, शिवम त्यागी यू मेड अ पॉइंट, आप जवाब सुन लीजिए। जरीन जी का जवाब सुनिए। शिवम भाई आपने एक पॉइंट बनाया, उसका जवाब सुनिए। मेरी बात नहीं 1 मिनट, अभी अगले मैं आ रहा हूँ बीच में, अगले 30 सेकंड और कोई नहीं, सिर्फ जरीन जी बोल रहे हैं। आप बता रहे हैं अब मेरी बात सुनिए आप। राकेश जी आपने कहा कि एक ड्रेस कोड स्टार्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है मैंने सुना। अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई उसमें लिख कर नहीं आया कि ये सब कुछ पहनना है। दूसरी चीज, जैसे मोदी जी मेहरबान होते हैं अपने व्यापारी दोस्तों पर, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यापारी मिल गया हो जिसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना हो यूनिफॉर्म्स का,
तो वो मिल गया होगा उनको, वो उनकी अपनी पर्सनल बात है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ, मैं ये कहने आई हूँ सबसे पहले दुरुस्त कीजिए इतना शिक्षक छोटा ऑफिस हो संस्थानों को, सकती है। जो लूट है, जो व्यापार मचा रखा है, इसको कम करिए। जी अब सुनिए मैडम, रुक जाइए। अजरी जी आप भी सुनिएगा, अंबर इस पर बोलेंगी, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। अब ध्यान से सुनिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में एक फैसला दिया और अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, यानी ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। गलत मैं कहूं कोई काउंटर करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 में ऐसा ही फैसला दिया और कहा कि कॉलेजों में हिजाब और बुर्का बैन सही है, और इसी तरीके के तर्क वहां पर दिए गए। तो जो लोग कहे कि अगर अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है तो आप लोग सर संविधान को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते हैं, जाकर कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करिए और लेकर आइए। पहली बातचीत यह है, और नहीं तो मेरे सामने आकर डिबेट में संविधान, धर्म, कानून और फिर उसके बाद अदालतों की बातचीत मत किया करिए। वहीं दूसरी ओर अंबर जैदी एक और चीज बात है कि पगड़ी, जिसकी तुलना मैंने क्यों किया था जरीन जी कि नहीं ये तुलना करनी चाहिए थी, पगड़ी सिखों के लिए धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है, ये बात कही गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये तुलना नहीं करनी चाहिए थी। अंबर जैदी, ओवर टू यू। देखिए राकेश, यही पॉइंट पे मैं बात करना चाहती थी और आपने उसके पहले ही इन सारी चीजों को रख दिया। हम अगर स्कूल कॉलेजेस में बात करते हैं, वहां पर एजुकेशन पर्पस होता है, और अगर हम वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो प्राइम हमारा मकसद ये होता है कि हम डिसिप्लिन और इक्वालिटी वहां पर मेंटेन करें, ना कि किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस फ्रीडम वहां पर कि भाई वहां पर प्रोटेक्ट हो रही है। ड्रेस कोड की बात करते हैं, जो कोई भी ये बात करता है कि भाई हमारा जो ड्रेस कोड है, हमारा, जैसे कि अजहरी साहब कह रहे थे कि भाई ये हमारे मजहब का हिस्सा है। अगर आप चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के राइट से ऊपर नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा है, वो अपनी मर्जी से, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, अनलिमिटेड राइट्स नहीं मिलते आपको। उस इंस्टीट्यूशन का कोई अधिकार और जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं जो कर्नाटका, मुंबई और कई सारे हाईकोर्ट्स की रूलिंग भी है, और ना सिर्फ हाईकोर्ट, उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट। राकेश, आपको याद होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई रोज के रोज कई घंटे सुनवाई चली थी इसी मामले पर, जो कर्नाटका से निकलकर दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था। सुप्रीम हाईकोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक में ये नहीं प्रूव हो सका कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है, नहीं है। अगर आपको पूरी वकीलों की फौज और पूरा एक इस्लामिक स्कॉलर का जत्था ही साबित नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो आप यहाँ पर किस आधार पर बैठते? और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में, कुरान में हिजाब की बात या हिजाब अगर टर्म आई है तो हिजाब का मतलब ये नहीं कि सर पे ओढ़ा हुआ, कोई मड़ा हुआ, इसका अर्थ नहीं। हिजाब का मतलब होता है कि आप तहजीब, तमीज और एक सेफ डिस्टेंस में रहे, जो कि सोशली सब प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ये एक सिविलाइज सोसाइटी की प्रैक्टिस होती है जो हर जगह प्रैक्टिस की जाती है। जो महिलाओं का सम्मान होता है, न सिर्फ महिलाओं का बल्कि कि हम सिमिलर जेंडर्स में भी ये देखते हैं। तो आप मानसिकता को भारत के ऊपर, जो बातें अंबर जैदी ने कही कि अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो भाई इसे धार्मिक पहचान से क्यों जोड़ रहे, पहली बातचीत है। और अच्छा, जोड़ रहे तो जोड़ रहे, आप संस्थान के बाहर सड़क पर पहनिए, किसने मना किया है? लेकिन अजहरी जी आऊंगा, सर आऊंगा, दानिश ने कुछ नहीं बोला, एक बार बोलने फिर मैं आता हूं। मुझे पता है इस बारे में आपको सबसे ज्यादा यहां पर ज्ञान है, तो मैं आऊंगा आपके पास। तो दानिश अजीज, आपकी पार्टी के एक नेता इसको मौलिक अधिकार से जोड़ रहे हैं, ये तो मौलिक अधिकार है भाई, आप कैसे हनन कर सकते हैं? देखिए राकेश जी, इशरार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैंने सुना है, और वो स्टेटमेंट अभी तक हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, देखिए ड्रेस कोड जो बात आ रही है, ड्रेस कोड जरूरी है, ऑब्वियसली होना चाहिए। ड्रेस कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कॉलेज, हर एक जगहों पे एक ड्रेस कोड होने से पता चलता है हाँ इस कॉलेज के, इस कॉलेज के नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ चीजों पे आप आकर ड्रेस कोड को आप अनिवार्य रखिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है उसको भी ना भूले। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये कुछ आर्टिकल्स को भी ना भूला जाए। और हिजाब और बुर्का जो है
हिजाब और बुर्का जो है वो हमारी आबरू की पहचान है। उसको हम अपने घर की आबरू, अपनी बहनों की आबरू समझते हैं। हम अपने आबरू को तो मिटने नहीं देंगे ना, हम अपने आबरू को तो जहमत में नहीं डालेंगे ना। इसलिए हम भाई दानिश अजीज प्लीज किस तरह की मत इस लेवल पर ले जाइए भाई। यहाँ आबरू की बात नहीं हो रही है, कहाँ लेकर जा रहे हैं राकेश देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिन आर्टिकल्स की और आप बोल रहे हैं आप आबरू की राकेश साहब, दानिश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपने जिन आर्टिकल्स की बात की है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर किसी भी उसकी बात कर ले, कोई भी राइट जो है, कोई भी संविधान का अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है, वो लिमिटेड उसमें आता है। एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा है। आप अगर कानून के यहाँ पर कोट कर रहे हैं तो पहले पढ़ के आइए पूरा कानून। अरे आप पढ़ के आइए अमर जी, पढ़िए, आप अधूरा ज्ञान लेके आए तभी तो आप कोर्ट में होगा। अरे भाई कोर्ट में मुझे खाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए तक अप्रूव नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव होने मेरे ज्ञान पर तो जाइए मत, आपका ज्ञान आप पहले पूरा पढ़िए। आपसे सीखना नहीं पड़ेगा, हिजाब और बुर्का के बारे आपसे सीखना नहीं पड़ेगा, इस्लाम के बारे आपसे सीखना नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान के बारे आपसे सीखना नहीं पड़ेगा। आप होंगे अपने जगह पे राजनीतिक, आप महिलाओं का लेकिन आप अपनी आप जैसे लोग हैं ज्ञान को अपने पास रखिए, नाम पर भारत की महिलाओं को हिजाब में कैद करके अपनी वोट बैंक बनाकर। अरे भाई हैदराबाद में देखिए, जिन बच्चियों को शेखों को बेचा जाता है, वहाँ पर आपकी आबरू नहीं जाती, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड रिलीजन का खंडन करेंगे क्या? राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल एंड लिबर्टी का खंडन करेंगे क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक मिनट में आता हूँ, दानिश अजीज एक मिनट, अंबर अभी शांत रहिए, अंबर अभी शांत रहिए। दानिश अजीज सुनिए ना, सुनिए। अरे दानिश शांत रहिए, अंबर अभी शांत रहिए एक मिनट। दानिश ये क्या होता है कि आप अपना ज्ञान सुनिए ना। आप होंगी कहीं की राजनीतिक विश्लेषक, वो भी कहेंगे आप होंगे कहीं के एमआईएम के नेता। ये थोड़ी लगता है भाई, आप तर्क दीजिए, तर्क से काटिए। यही डिबेट होती है, यही चर्चा होती है। जनता नहीं, प्लीज ऐसी भाषा नहीं। अंबर प्लीज ऐसी भाषा नहीं, मैं आपको भी रोकूंगा। ये बिल्कुल ये भाषा स्वीकार्य नहीं है। प्लीज दोनों की आवाज डाउन करिए पीसीआर, दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए, दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए पीसीआर। किसी को इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल की इजाजत मैं शो पर नहीं दूंगा। आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, देश के सबसे पुराने मीडिया नेटवर्क पर हैं, उसका सम्मान करना सीखिए। अब आजारी साहब, अगर इस्लाम रिलीजियस प्रैक्टिस का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो इससे मौलिक अधिकार, धार्मिक पहचान से क्यों जोड़ा जा रहा? आप संस्थान के बाहर जो मनाए पहनिए, कौन रोकने जा रहा है? अरे आपसे मैंने सबसे पहले ये बात कही है कि तमाम कॉलेजों में, स्कूलों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में ड्रेस कोड पहले से है, यूनिफॉर्म है भाई वहां पे। क्यों आप इस पर आग लगाए पड़े हैं? अब बाय बेला है इस पर, क्या बवाल हो रहा है? क्या कारण है, क्या सबब है भाई? मैं कहाँ आग लगा रहा हूँ आचार्य जी? आपने अभी शिवम को इतना सुना दिया, आप एक लाइन में कह देते लगाओ भाई ड्रेस कोड। अरे आप स्कूल कैंपस के अंदर लगाओ ड्रेस कोड, हमें कोई विरोध नहीं, बात खत्म हो जाए। अरे सुनो राकेश भाई यार, मेरे भाई प्लीज सुनो। जो आनंदी बेन पटेल ने बोला, मैंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बोल रही है उनकी, वरना वो जिस पद पर बैठी हैं उन्हें इस तरह के राजनीतिक मुद्दे नहीं देना चाहिए भाजपा को, लेकिन उन्होंने सब दे दिया। अब साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग हिजाब को लेकर के बैठ गए। अरे भाई हिजाब से आपको चिढ़ क्यों है? आप तिलक लगा रहे हो, आप कैसी टोपी पहन रहे हो, आप रंग खेल रहे हो, आप किस तरह से पूजा और अपनी धार्मिक व्यवस्था कर रहे हो, हमें तो कभी ऐतराज कुछ नहीं होता। आपको ऐतराज क्यों है भाई? हमारे यहाँ महिलाओं को ये हुक्म है, इजाजत नहीं, हुक्म है कि आप आचार्य जी, आप जो शिवम पर तंज कस रहे हैं वो अपनी धार्मिक व्यवस्था स्कूल के अंदर जाकर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जाकर नहीं कर रहे हैं ना भाई। स्कूलों में जो आप आज इस्लाम के खिलाफ माहौल जो बच्चों में किए हुए हैं, चाहे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर जो आप सुनो वहां पर आप जो रामचरितमानस और ये जो दीगर अपने जो मजहबी मामलात है कर रहे हैं, दुआ के सुबह जो सुबह बच्चे पहुंचते हैं, बहुत सारे स्कूलों में तिलक लगाए जा रहे हैं। क्या है ये? कभी आपने बोला उनके लिए? कभी आपने बताया कि ये काम हो रहा है, ये गलत है? नहीं, आप इस्लाम और मुसलमानों के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं। जहां कोई टोपी लगा के स्कूल में पहुंचा, ऐतराज, किसी की दाढ़ी है तो ऐतराज, किसी का पर्दा है तो ऐतराज। आचार्य जी कह रहे हैं कि एक और स्कूलों में हिंदू धर्म की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इन लोगों को रोका जा रहा है।
हाँ, ये प्लान चल रहा है मुसलमानों के बच्चों के चला, जहन और आजादी ब्रेन से पहले ब्रेन वॉश व्यक्ति करने बोल के रहे लिए। थे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, रुक जाइए, सुनिए हमारा, और रिलीजियस, वो सारी चीजें जो है होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जाहिर है आप अपने धर्म को अपने तरीके से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन समाजवादी प्रवक्ता ससम्मान में ये कहना चाहता हूं, मुस्लिम होते हुए राष्ट्रीय मीडिया पर बिना हिजाब के हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। एक छोटी बच्ची को हिजाब में क्यों आप बंद करना चाहते हैं? स्कूल जाते वक्त वो अपना रिलीजियस फ्रीडम डिसाइड करने योग्य है क्या? उसको आप दबा रहे हैं। 5 साल से सुनो ना, लेकिन बाकी जो टीवी पर है उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और चीज, ये समाजवादी वाले इतना विरोध क्यों करते हैं? हम जब भी मुस्लिम महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं सबसे ज्यादा नफरती ये हो जाते हैं। हम कहें 3 तलाक खत्म होना चाहिए, विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम कहें इस तरह की स्थितियां बंद होनी चाहिए, ये कहते हैं विरोध में खड़े हो जाते हैं। हलाला से लेकर सारी प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए, ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। और फिर उसी के बाद मुनव्वर राणा की बेटी जो है उनके साथ अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो वो खुद कहते हैं उन्होंने एक जमाने में विरोध किया, फिर उन्हीं को सामने वो स्थिति आ गई। कृपया करके ये हिपोक्रेसी बंद करो भाई। इधर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ज्ञान एक बच्ची को कैसे होगा? अजहरी जो माँ बाप उसको थोप रहे हैं, वो माँ बाप उसको परेशान कर रहे हैं और वही माँ बाप हिजाब नहीं पहन रहे। हाँ, कोई हिजाब पहनना या नहीं, ठीक है। अब अजहरी जी, जरीन को लेकर और अजहरी जी सुन लीजिए सर, मैं स्टूडियो से बाहर हूं, मैं जो कुछ कहूंगा आप लोगों के पास मेरी आवाज थोड़ी देर से पहुंचेगी, तो सुन लीजिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जरीन को लेकर जो बातें शिवम त्यागी ने कही उसका क्या जवाब है आपके पास? शिवम त्यागी तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, वो मुसलमान है, इसलिए हमलावर है। मैं तो ये कहूंगा उनकी अपनी अरे शिवम त्यागी नहीं, जरीन, उनका अपना राइट है। इस्लाम थोपा नहीं जाता भाई। कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई इस्लामिक स्कॉलर दुपट्टा लेकर के नहीं जाएगा अंबर के पास इस्लाम कभी थोपा नहीं जाता है। ओढ़ले अच्छा है ना, उनके अमाल की सजा उन्हें हमारे अमाल की सजा हमें मिलेगी। का नाम नहीं है, बिल्कुल आपके अमाल जानते हैं, आपको बहुत अच्छी बात है। आपके अमाल, मैडम, आप जो अमाल मैडम सुनिए, कोई भी धर्म थोपने की बातचीत नहीं होती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी धर्म थोपने की बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जरीन जी सुनिए, आपने कहा कि अब सुन लीजिए मैडम, एक बार सुनिए ना, प्लीज सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुनिए मैडम, सुनिए। नहीं, अच्छा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ मैडम, आप ही के पास आ रहा हूँ, आपको भरपूर समय दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बात जो शिवम त्यागी ने कही, आप मान लीजिए घर में बच्चों को कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं, उन्हें स्कूल तैयार करके कौन भेजता है? माँ बाप भेजते हैं। अब मान लीजिए कि आप हिजाब नहीं पहन रही है क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी चॉइस है, तो आप अपने बच्चों को, आप अपनी अगली पीढ़ी को आप हिजाब पहना कर भेजेंगी क्योंकि तुम्हें जाना चाहिए। ये उनका सवाल है शिवम त्यागी का। अब मैं बोलूं, उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बने थे, 6 बंद हो गए, और उन बंद एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस में 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की जनता का जा रहा है। ठीक है, उसको उन बंद एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस में जो बंद हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता के काम नहीं आ रहे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में 50 लाख रुपए जा रहा है। पेट्रोल के दाम इस बार तीसरी बार फिर बढ़ गए हैं, बिजली की इतनी किल्लत है, और जो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है, वो व्यापार बन चुकी है। उस पर बात न कर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और रही बात ड्रेस कोड की, तो अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है, अभी कोई रूपरेखा नहीं आई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो हम मैडम एक सवाल शिवम त्यागी ने पूछा, उसका जवाब तो दे दीजिए। मुद्दे हैं जिससे कि आपको हिजाब पहनना नहीं स्वीकार है, आप अपनी अगली जनरेशन को अगर पहनाकर भेजेंगी तो क्या ये थोपना नहीं हुआ? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। मैं फालतू के, देखिए ये तो बैठे ही हैं, ये तो आरएसएस की और नफरत फैलाने की, तो ये तो उस पे चलते ही हैं, इनका तो काम है नफरत फैलाना। हम नफरत फैलाने पे नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश का जो हमारा हिंदू भाई है, जो मुसलमान भाई है, और हर वर्ग का आदमी समझ चुका है कि बीजेपी सरकार कितनी भ्रष्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, अंधकार में, ये सबको पता है। बस इतना कहूंगी मैं। आप ठीक है, अब एक शिवम से और रिप्लाई ले लेते हैं। शिवम, आप कहां से ये बकौल जरीन जी, आप कहां से ये फालतू के तर्क लेकर आते हैं भाई? ये कह रही है, इतनी अच्छी बातचीत कर रही है, पेट्रोल पर बातचीत करिए, महंगाई पर बातचीत करिए, नीट पेपर लीक पर बातचीत करिए, आप लोग ये कहां से ये सब तर्क लेकर आते हैं?
देखिए, मेरा निवेदन है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोला, बार बार मेरे ऊपर लोग बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही चीज का कहना है, हम नीट पर जब डिबेट होती है उस पर भी आते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट पर डिबेट होती है उस पर भी आते हैं, जब किसी भी चीज पर बहस होती है हम उस पर भी आते हैं। लेकिन उसी के साथ हम जब इस तरह की स्थितियां जो हैं उनको बदलने की बात आती है तो हम उस पर भी डिबेट में हैं। बहस करने से इतना बच क्यों रहे हो? मैं फिर से कह रहा हूं, हिजाब स्कूल में बच्चों पर माँ बाप थोप रहे हैं और अपने आप ही उसका पालन नहीं कर रहे। समाजवादी के लोग, समाजवादी के प्रवक्ता, मेरी जो साथी महिला प्रवक्ता मुस्लिम समाज से आती हैं, समाजवादी की प्रवक्ता हैं, वो खुद हिजाब नहीं पहनना चाहती, लेकिन बच्चों को चाहती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को चाहती हैं कि उन पर हिजाब थोपा जाए ताकि इनकी राजनीति सीधी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, वक्त इतना ही है। मैं आप सबको रोकता हूं, मैं आप सबको रोकता हूं। एक बात कहते हुए, जो पगड़ी को लेकर बातचीत आप अजहरी जी कह रहे थे, जाकर थोड़ा पढ़ लीजिएगा सर। पता नहीं कोई यहाँ पढ़ने लिखने होमवर्क की सलाह दे रहा था। 5 ककार को अनुच्छेद 25 में विस्तृत तौर पर जानकारी और संरक्षण दिया है। क्या है, जाकर पढ़ लीजिएगा। ये तुलना नहीं होनी चाहिए थी शुरू में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।